अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ स्प्रिंग 2026 के सेमेस्टर के लिए, और बिफोर मिड टर्म ये एक सेशनल क्विज़ है जिसकी तैयारी सब बच्चों ने करनी है, तो उसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और इसको आप मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग तक। हमने एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो है ना वो टाइप्स पढ़ी हैं 3 अभी तक। अब नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग। कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग क्या होती है कि इसमें ना एनालाइज करनी होती है रीजंस फॉर एन इवेंट एंड इट्स आउटकम्स। कि इसमें पहले आपने देखनी होती है कि कोई इवेंट हुआ है, कोई वाकया हुआ है। सबसे पहले उसके आपने देखनी है कि रीजंस क्या हैं उसकी, कि किस वजह से ये इवेंट ऑकर हुआ है, और फिर इसके आउटकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट हुआ है, जैसे फ्लड ऑकर हो गया खुदा ना खास्ता, तो अब फ्लड्स आए हैं ना, सैलाब आया, तो आपने देखना है कि इसकी रीज़न क्या क्या है। क्लाइमेट चेंज है, या किसी ने जानबूझ के भेजा है, ठीक है, या हॉर्पोलॉजी है। हॉर्पोलॉजी होता है ये जो सीजन्स के को कंट्रोल कर सकते हैं, जो आर्टिफिशियल रेन्स कर सकते हैं, ये वो हॉर्पोलॉजी इस जो है ना वो साइंस की ये एक सब ब्रांच है। तो अच्छा, अब आप देखेंगे कि फ्लड किस वजह से ऑकर हुआ है। फिर इसमें डिफरेंट रीजंस आ जाती हैं कि मतलब सैलाबी एरिया के ऊपर जो है वो सोसाइटीज़ बनी हुई थी, या वहाँ पे रिहाइश थी, जिसकी वजह से वहाँ से हमेशा सैलाब का पानी गुजरता है, तो वहाँ पे लोगों ने सोसाइटीज़ बना रही थी क्योंकि काफ़ी सालों से पानी नहीं गुजरा था। और फिर अच्छा, एक तो आपने इवेंट की रीज़न पता कर ली, फिर इसके आउटकम्स क्या हुए। ठीक है, आउटकम्स आपने इसके सारे लिख लिए। आप एग्जाम्पल मैं एक दे रही हूँ कि पिछले साल जैसे फ्लड आया था, तो उसकी आपने सबसे पहले एक फ्लड आया वो एक इवेंट है, ठीक है। अब उसकी रीजंस वजूहात बहुत सारी हैं, ठीक है। एक वजूहात ये हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, फिर दूसरी वजूहात ये हैं कि नेबरिंग कंट्री ने पानी छोड़ दिया, ठीक है। काफ़ी सारी रीजंस हैं, और फिर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ऐसे फ्लडेड एरिया के ऊपर बनी हुई थी एंड ऑल दैट। और फिर उसके आउटकम्स क्या हुए, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों कितना जानी नुकसान हुआ, ये इस सब के बारे में आप बताते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग होती है। अच्छा, अब जो कॉज एंड इफेक्ट राइटिंग है ना, ये जो मैंने दूसरे नोट्स हैं उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको लिखने के 2 तरीके हैं, जो कि जब आप वो वाली नोट्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको 2 एग्जांपल्स हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा। इसलिए वो नोट्स आप ज़रूर पढ़ें। ऑल्दो हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि सेशनल क्विज होने से पहले ही मैं उनको रिकवर करूँ सारे का सारा। अच्छा जी, अब इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, एक्सप्लोरिंग द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज किस चीज़ की वजह से हुआ है, कॉज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं। अच्छा, इसके बाद है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन राइटिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी रिसर्च में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब भी कोई भी आदमी, जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे ना, आपने सबसे पहले रिसर्च या थीसिस करना है। तो उससे पहले रिसर्चर को ना अपना रिसर्च करने के लिए पहले परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। परमिशन लेने के लिए आपने रीज़न देनी होती है कि आप ये रिसर्च कंडक्ट क्यों कर रहे हैं। आपने सीधी सीधी 3 रीजंस देनी है। 3 रीजंस में से कोई एक रीज़न दे सकते हैं। पहली रीज़न ही ये होती है कि सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैंने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि मैं बॉटनी वालों की एग्जांपल या दे लेती हूँ, या मेडिकल वाले हैं, तो वो कहते हैं कि लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसका जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम है, सोसाइटी में डिप्रेस वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, और फिर अब मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा, तो इसलिए मैं ये रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है कि कोई प्रॉब्लम, पहली रीज़न क्या होगी कि कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसलिए रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। दूसरी रीज़न क्या है कि आई वांट टू ऐड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई नॉलेज पहले से ही मौजूद है, फिजिक्स मौजूद है, कॉमर्स मौजूद है, मैथ्स मौजूद है, बॉटनी मौजूद है, तो मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अपना नॉलेज ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिसर्च कंडक्ट करना चाहता हूँ। ये नया आइडिया मेरे पास आया, ये हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपको परमिशन मिल गई। और थर्ड ये है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, तो आपने कोई चीज़ उसमें डिस्कवर की है। सब लोग एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और आपके पास, आपने वो चीज़ को फॉलो किया और आपके पास रिजल्ट जो है ना वो डिफरेंट आए हैं, तो मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर की है, एक नया इसका जो है ना वो सेगमेंट दरियाफ्त किया है, तो वो ये आपके पास
जो है ना कोई नई चीज़ डिस्कवर की है तो उसके बारे में मैं मज़ीद रिसर्च करना चाहता हूँ, ये आप रीज़न देते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना ये रीज़न देने में काम आती है कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। तो नाम से ही ज़ाहिर है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन राइटिंग कि इसमें सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी होती है प्रॉब्लम एंड प्रपोजेस वन और मोर सॉल्यूशंस। सिंपली आपने एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बताने होते हैं। Problem and solution writing identifies a problem and proposes one or more solutions. Example: suggesting ways to reduce urban air pollution. Definition: अब सजेस्टिंग वेज टू रिड्यूस अर्बन एयर पोल्यूशन, सिंपली इसमें आपने वेज बताने हैं। एक प्रॉब्लम है ना, एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, तो अर्बन एयर पोल्यूशन, सिटी लाइफ की एयर पोल्यूशन, अब इसको कम करने के आपने तरीके बताने हैं। ठीक है, सिंपल सी ये इसमें बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक प्रॉब्लम होगी, अच्छा एक जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करना है उसी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो मल्टीपल सॉल्यूशंस फिर आप देंगे। तो अच्छी जो आपका ऐसे होता है वो वही वाला होता है जो आपकी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जिसके अंदर आप एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। अगर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आप डिफरेंट जो है वो रिसर्च क्वेश्चन बनाएं और डिफरेंट रिसर्चेस जनरेट करें, क्योंकि इस तरह से फिर आगे रिसर्च का हमेशा मार्जिन रहता है और आप मल्टीपल अपने थीसिस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा चलें नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन राइटिंग, जो कि सिंपलेस्ट और जो सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म है ना राइटिंग की, एक्सपोजिटरी राइटिंग में, वो ये है। अब ये देखें, definition writing explains the meaning of a term or concept in detail. Example: defining and explaining the concept of democracy. अच्छा यहाँ पे देखिए डेफिनेशन राइटिंग क्या है कि ये सिर्फ सिंपली एक टर्म और कॉन्सेप्ट को बताती है डिटेल में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और टर्म को डिटेल में बताने का मतलब ये नहीं है कि एक ही डेफिनेशन है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के हैं ना, तो रियाजी की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपने कोई एक डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी मैथमेटिक्स की। डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फिलोसफर्स की, एक तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स है ना उसकी पढ़ी होगी, फिर डिफरेंट कंट्रीज में जितने भी जो मैथमेटिशियंस हैं उनके अकॉर्डिंग जितनी भी इनकी मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, इसकी सब ब्रांचेस की डेफिनेशंस हैं, वो सब जो है ना आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी और आगे से फिर सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ी होंगी, आपने आगे से उन डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी होगी। एक तो उनकी डेफिनेशन आपने बतानी होती है, फिर आगे से उनकी डिटेल्स देनी होती है, उनको डिस्क्राइब करना होता है, ताकि जब तक ये टर्म का मुकम्मल कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में ना आ जाए। जैसे इकोनॉमिक्स है, तो क्या इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक ही डेफिनेशन आपने पढ़ी है इकोनॉमिक की बुक में? उसमें जो है आपने मल्टीपल डिफरेंट मार्क्सिस्ट की, डिफरेंट जो है ना वो इकोनॉमिस्ट की आपने जो है वो डेफिनेशंस पढ़ी होंगी और फिर साथ में ना उनकी डिटेल्स पढ़ी होंगी, उनके नाम, ठीक है, कि कौन से फिलोसफर ने क्या कहा, कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, और वो डिफरेंट कंट्री से होंगे। और फिर उसका सारा बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि ये किस वजह से जो है ये डेफिनेशन वजूद में आई, ये इसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक ओरिजिन है या वेस्टर्न ओरिजिन है या एशियन है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है जो उसने यूज़ किया है, और ये सारा बैकग्राउंड आप डिस्कस करते हैं तो उस डेफिनेशन की समझ में आती है। तो डेफिनेशन राइटिंग के किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करना इन डिटेल, फॉर एग्जांपल डिफाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आपको सबको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। पहले जो आज से 1000 साल पहले डेमोक्रेसी कोई नहीं हुआ करती थी, 500 साल पहले भी समझ लें कि कोई भी नहीं हुआ करती थी। यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज में या ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स में, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट्स पे जो है ना किंग्स और क्वींस का कब्जा हुआ करता था, और जो चीज़ उनको अपने लिए फ़ायदेमंद लगती थी ना वही वो रूल्स बना देते थे अपनी कंट्री में, लोगों के फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते थे। तो ये 300 साल पहले, 200 साल पहले, मतलब वॉर्स के बाद लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना वो आना शुरू हुई कि भाई हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग कोई जानवर नहीं है जिनको ये अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे फ़ायदे के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्सेस की वजह से ये लोग किंग्स एंड क्वींस बनते हैं। फिर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुई, उसके बाद लोगों ने अपने लिए स्टैंड लिया, तो उसके बाद जो है ना वो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वो बनी हैं। अब डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि रियाया की भलाई के लिए जो है ना वो रूल्स होने चाहिए। जैसे हमारा पाकिस्तान जो है ना वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि सारे के सारे रूल्स जो हैं वो हम अवाम की भलाई के लिए बनाएंगे। तो बेसिकली स्टार्ट में जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थी तो इनका
जो मोटो था हर जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बेसिक मोटो था कि रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, कि सबको जितने भी लोग हैं घर में सबको मकान मिलेगा, ठीक है, इतनी उसकी कमाई होनी चाहिए एक आम बंदे की, आम आदमी की ये बात हो रही है, इलिट्स की बात नहीं हो रही। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज बनाई ही आम इंसान के लिए थी कि हर इंसान के पास अपना घर होगा, कपड़ा सब लोग पहनेंगे, यानी कि कपड़ा सबके लिए अवेलेबल होगा, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ, और पेट भर के खाना खा सकेंगे लोग 3 टाइम का। तो ये सबका बेसिक मोटो था, जो कि पता नहीं कहाँ पर खो गया है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अवाम की भलाई के लिए बनाए जाएं, जब भी कोई नया रूल बने तो अवाम के बारे में पहले सोचा जाए, ठीक है। बाकी आपने बेहतर पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का ऐसे, तो आपको बेहतर इसके बारे में पता होगा कि, तो आपने सिंपली डिफाइन कर देना, डिफाइनिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अच्छा, अब इसमें बताएंगे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, किसने सबसे पहले जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में बात की। ये जो है आप सबको पता होना चाहिए, रशियन रेवोल्यूशन और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका क्या रोल है इसमें, एनिमल फॉर्म के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता चलेगा, उसके बारे में आप डिफरेंट टर्म्स और जो है वो डेफिनेशंस लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद है क्लासिफिकेशन राइटिंग। Classification writing organizes and categorizes subjects into groups or types. Example: classifying different types of renewable energy sources. To purpose of अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ राइटिंग है। तो क्लासिफिकेशन राइटिंग क्या होती है कि ये ऑर्गेनाइजेज और कैटेगराइजेज करती है सब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स और टाइप्स। अब जैसे आपको बुक जो पढ़ाई जाती है ना, तो आपका फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो साथ में आप फिर कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, थ्योरम्स भी पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं। तो आपको आपको क्या करते हैं, और उन बुक्स के अंदर आपको एक ही चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, पहले आपका आपका डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स का की बुक है ना, मैथ्स 101 है, तो उसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है और उस चैप्टर के अंदर भी डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन को डिवाइड किया जाता है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये सारी की सारी रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेगमेंट्स में और ग्रुप्स में आपको समझाई जाती है ताकि एट द एंड ऑफ द बुक आपको सारी जो है ना सेगमेंट्स और ग्रुप्स और सारी की सारी चीज़ें क्लासिफाइड हो जाएं। अब इसका मकसद क्या होता है कि जब आपके माइंड में सारा नॉलेज चला जाएगा ना, तो आप ना क्लासिफिकेशन कर सकेंगे कि मैं कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा पसंद है और मैंने किस फील्ड में जाना है। तो क्लासिफिकेशन राइटिंग का ये पर्पस होता है। जैसे शुरू में आप साइंस पढ़ते थे ना, साइंस एक मेजर है, तो इसकी क्लासिफिकेशन राइटिंग क्या होगी, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको सारी की सारी साइंस किसी को भी नहीं पसंद होती, बहुत बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री पसंद होगी, केमिस्ट्री में नंबर 1 होंगे, कुछ फिजिक्स में नंबर 1 होंगे, कुछ बायो में, कुछ को केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही नहीं पसंद होगी, कुछ बायो में नंबर 1 होंगे। फिर आगे क्या करेंगे, मजीद फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। बायो में जो जिनको पसंद है वो कुछ आधे बॉटनी में आए होंगे, आधे जो हैं वो जोलॉजी में गए होंगे, आधे जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री में गए होंगे, फिर आधे जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गए होंगे। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे डिसाइड करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे इंटरेस्ट का है, और उसमें फिर वो मजीद जो है ना डिलिमिट करके अपना जो है ना वो टॉपिक सिलेक्शन कर लेते हैं, अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन राइटिंग होती है कि आपके पास डिफरेंट जो बुक्स होती हैं आपको समझाने के लिए उनको डिफरेंट सेगमेंट्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है, क्लासिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको पता है एनर्जी और बिजली पैदा करने के कितने तरीके हैं। पानी से बिजली पैदा की जाती है, हाइड्रो पावर है, फिर सोलर एनर्जी है, फिर विंड एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है इन एनर्जीज के थ्रू, फिर बायोगैस है। तो इस तरह से हम जो है वो ये है क्लासिफिकेशन राइटिंग, ये सारी एक सारी एक्सपोजिटरी राइटिंग के टाइप्स हैं। अच्छा, बाकी पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग के हम इसका पर्पस क्या है और एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो इसके लिए अलग वीडियो बना दी जाएगी, अलग लेक्चर होगा। बाकी आई होपफुली कि आपको ये सारी एक्सपोजिटरी राइटिंग की टाइप्स जो यहाँ मेंशन है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट्स में ओनली,
ठीक है, तो मैं आंसर करूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं बन जाती तब तक आप जो है मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।